नमस्कार, आदाब। आपका मेरी अपनी महफ़िल में एक बार फिर इस्तकबाल है, स्वागत है। जी हाँ, वही महफ़िल जिसमें मैं आपको आजकल सादत हसन मंटो के अफ़साने सुना रहा हूँ। आज मैं आपको सुना रहा हूँ उनका अफ़साना खुशिया। आइए सुनते हैं खुशिया। खुशिया सोच रहा था, बनवारी से काले तंबाकू वाला पान लेकर वो उसकी दुकान के साथ उस संगीन चबूतरे पर बैठा था जो दिन के वक्त टायरों और मोटरों के मुख्तलिफ पुर्ज़ों से भरा होता है। रात को 8:30 बजे के करीब मोटर के पुर्ज़े और टायर बेचने वालों की दुकान बंद हो जाती है और उसका संगीन चबूतरा खुशिया के लिए खाली हो जाता है। वो काले तंबाकू वाला पान आहिस्ता आहिस्ता चबा रहा था और सोच रहा था। पान की गाढ़ी तंबाकू मिली पीक उसके दांतों की रेखों से निकलकर उसके मुंह में इधर उधर फिसल रही थी और उसे ऐसा लगता था कि उसके ख्याल दांतों के तले पिसकर उसकी पीक में घुल रहे हैं। शायद यही वजह है कि वो उसे फेंकना नहीं चाहता था। खुशिया पान की पीक मुंह में पिलपिला रहा था और उस वाक़े पर गौर कर रहा था जो उसके साथ अभी अभी पेश आया था, यानी आध घंटा पहले। वो संगीन चबूतरे पर हस्ब मामूल बैठने से पहले खेतवाड़ी की 5वीं गली में गया था। मैंगलोर से जो नई छोकरी कांता आई थी उसी गली के नुक्कड़ पर रहती थी। खुशिया से किसी ने कहा था कि वो अपना मकान तब्दील कर रही है, चुनांचे वो इस बात का पता लगाने के लिए वहाँ गया था। कांता की खोली का दरवाज़ा उसने खटखटाया। अंदर से आवाज़ आई, कौन है? इस पर खुशिया ने कहा, मैं खुशिया। आवाज़ दूसरे कमरे से आई थी, मगर थोड़ी देर के बाद दरवाज़ा खुला। खुशिया अंदर दाखिल हुआ। जब कांता ने दरवाज़ा अंदर से बंद किया तो खुशिया ने मुड़कर देखा। उसकी हैरत की इंतहा न रही जब उसने कांता को बिल्कुल नंगा देखा। बिल्कुल नंगा ही समझो, क्योंकि वो अपने अंग को सिर्फ एक तौलिए से छुपाए हुए थी। छुपाए हुए भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि छुपाने की कितनी चीज़ें होती हैं। वो तो सबकी सब खुशिया की हैरतज़दा आंखों के सामने थी। कहो खुशिया, कैसे आए? मैं बस अब नहाने वाली थी। बैठो बैठो। बाहर वाले से अपने लिए चाय के लिए कहकर तो आए होते। जानते हो, वो मुआ रामा यहाँ से भाग गया है। खुशिया, जिसकी आंखों ने कभी औरत को यूं अचानक तौर पर नंगा नहीं देखा था, बहुत घबरा गया। उसकी समझ में ना आता था कि क्या कहे। उसकी नज़रें जो एकदम उरियानी से दो चार हो गई थी, अपने आप को कहीं छुपाना चाहती थी। उसने जल्दी जल्दी सिर्फ इतना कहा, जाओ जाओ तुम नहाओ। फिर एकदम उसकी ज़बान खुल गई। और जब तुम नंगी थी तो दरवाज़ा खोलने की क्या ज़रूरत थी? अंदर से कह दिया होता, मैं फिर आ जाता। लेकिन जाओ, तुम नहा लो। कांता मुस्कुराई। जब तुमने कहा खुशिया, तो मैंने सोचा क्या हर्ज है, अपना खुशिया ही तो है, आने दो। कांता मुस्कुराई। कांता की मुस्कुराहट अभी तक खुशिया के दिलो दिमाग में तैर रही थी। उस वक्त भी कांता का नंगा जिस्म मोम के पुतले के मानिंद उसकी आंखों के सामने खड़ा था और पिघल पिघल कर उसके अंदर जा रहा था। उसका जिस्म खूबसूरत था। पहली मर्तबा खुशिया को मालूम हुआ कि जिस्म बेचने वाली औरतें भी ऐसा सुडौल बदन रखती हैं। उसको इस बात पर हैरत हुई थी। सबसे ज़्यादा ताज्जुब उसे इस बात पर हुआ था कि नंग धड़ंग वो उसके सामने खड़ी हो गई और उसको लाश तक ना आई। क्यों? इसका जवाब कांता ने ये दिया था, जब तुमने कहा खुशिया है तो मैंने सोचा हर्ज क्या है, अपना खुशिया ही तो है, आने दो, क्या हर्ज है। कांता और खुशिया एक ही पेशे में शरीक थे। वो उसका दलाल था, इस लिहाज से वो उसी का था। पर यह कोई वजह तो नहीं थी कि वो उसके सामने नंगी हो जाती। कोई ख़ास बात थी। कांता के अल्फाज में खुशिया कोई और ही मतलब कुरेद रहा था। ये मतलब बैक वक्त इस कदर साफ और इस कदर मुबहम था कि खुशिया किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सका था। उस वक्त भी वो कांता के नंगे जिस्म को देख रहा था जो ढोलकी पर मंडे हुए चमड़े की तरह तना हुआ था। उसकी लुढ़कती हुई निगाहों से बिल्कुल बेपरवाह, कई बार हैरत के आलम में भी उसने उसके सांवले बदन पर टोह लेने वाली निगाहें गाड़ी थी, मगर उसका एक रोवां तक भी न कप पाया था।
बस सांवले पत्थर की मूर्ति के मानंद खड़ी रही, जो एहसास से आ रही हो। भाई एक मर्द उसके सामने खड़ा था, मर्द जिसकी निगाहें कपड़ों में भी औरत के जिस्म तक पहुंच जाती हैं, और जो परमात्मा जाने ख्याली ख्याल में कहाँ कहाँ पहुंच जाता है। लेकिन वो ज़रा भी ना घबराई, और उसकी आंखें ऐसा समझ लो कि अभी लॉन्ड्री से धुलकर आई हैं। उसको थोड़ी सी लाज तो आनी चाहिए थी, ज़रा सी सुर्खी तो उसके दीदों में पैदा होनी चाहिए थी। मान लिया कस्बी थी, पर कस्बियाँ यूँ नंगी तो नहीं खड़ी हो जाती। 10 बरस उसको दलाली करते हो गए थे, और इन 10 वर्षों में वो पेशा करने वाली लड़कियों के तमाम राजों से वाकिफ़ हो चुका था। मिसाल के तौर पर एक्सक्यूज़ मी, मिसाल के तौर पर उसे मालूम था कि पाए धोने के आखिरी सिरे पर जो छोकरी एक नौजवान लड़की को भाई बनाकर रहती है, उसके लिए अछूत कन्या का रिकॉर्ड काहे करता मूर्ख प्यार 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 अपने टूटे हुए बाजे पर बजाया करती है कि उसे अशोक कुमार से बहुत बुरी तरह इश्क है। कई मनचले लौंडे अशोक कुमार से उसकी मुलाकात कराने का झांसा देकर अपना उल्लू सीधा कर चुके थे। उसे ये भी मालूम था कि एक दादर में जो पंजाबन रहती है, सिर्फ इसलिए कोट पतलून पहनती है कि उसके एक यार ने उसे कहा था, तेरी टांगें तो बिल्कुल उस अंग्रेज़ एक्ट्रेस की तरह हैं जिसने मराको उर्फ खून तमन्ना में काम किया था। ये फिल्म उसने कई बार देखा, और जब उसके यार ने कहा कि मार्लिन डेट्रिच इसलिए पतलून पहनती है कि उसकी टांगें बहुत खूबसूरत हैं और उन टांगों का उसने 2 लाख का बीमा करा रखा है, तो उसने भी पतलून पहनना शुरू कर दी, जो उसके चूतड़ों में बहुत फंस कर आती थी। और उसे ये भी मालूम था कि मज़गांव वाली दक्षिणी छोकरी सिर्फ इसलिए कॉलेज से खूबसूरत लौंडों को फांसती है कि उसे खूबसूरत बच्चे की माँ बनने का शौक़ है। उसको ये भी पता था कि वो कभी अपनी ख्वाहिश पूरी ना कर सकेगी, इसलिए कि बांझ है। और उस काली मद्रासन की बाबत जो हर वक्त कानों में हीरे की बूटियाँ पहने रहती थी, उसको ये बात अच्छी तरह मालूम थी कि उसका रंग कभी सफ़ेद नहीं होगा, और वो उन दवाओं पर बेकार रुपया बर्बाद कर रही है जो आए दिन खरीदती रहती है। उसको उन तमाम छोकरियों का अंदर का हार मालूम था, उसके हल्के में शामिल थी, मगर उसको ये खबर न थी कि एक रोज़ कांता कुमारी, जिसका असली नाम इतना मुश्किल था कि वो उम्र भर याद ही नहीं कर सकता, उसके सामने नंगी खड़ी हो जाएगी और उसको ज़िंदगी के सबसे बड़े ताज्जुब से दो चार कराएगी। सोचते सोचते उसके मुंह में पान की पीक इस कदर जमा हो गई थी कि वो मुश्किल से छालिए कि उन नतने रेज़ों को चबा सकता था जो उसके दांतों की रेखों में से इधर उधर फिसल कर निकल जाते थे। उसके तंग माथे पर पसीने की नन्ही नन्ही बूंदें नमूदार हो गई थी, जैसे मलमल में पनीर को आहिस्ता से दबा दिया गया हो। उसके मर्दाना वक़ार को धक्का सा पहुंचा था जब वो कांता के नंगे जिस्म को अपने तसव्वुर में लाता। उसे ऐसा महसूस होता जैसे उसका अपमान हुआ है। एकदम उसने अपने दिल में कहा, भाई अपमान नहीं है तो क्या है? यानी एक छोकरी नंग धड़ंग तुम्हारे सामने खड़ी हो जाती है और कहती कि इसमें हर्जी क्या है? तुम खुशियाँ ही तो, खुशियाँ ना हुआ साला वो बिल्ला हो गया जो उसके बिस्तर पर हर वक्त ऊँगता रहता है, और क्या? अब उसे यकीन होने लगा कि सचमुच उसकी हतक हुई थी। वो मर्द था और उसको इस बात की गैर महसूस तरीक़ पर तवक्को थी कि औरतें खा शरीफ हों या बाजारी उसको मर्द ही समझेंगी और उसके और अपने दरमियान पर्दा कायम रखेंगी जो एक मुद्दत से चला आ रहा है। वो तो सिर्फ ये पता लगाने के लिए कांता के यहाँ गया था कि वो कब मकान तब्दील कर रही है और कहाँ जा रही है। कांता के पास उसका जाना यकसर बोनस से मुताल्लिक़ था। अगर खुशिया कांता की बाबत सोचता कि जब वो उसका दरवाज़ा खटखटाएगा तो वो अंदर क्या कर रही होगी, तो उसके तसव्वुर में ज़्यादा से ज़्यादा इतनी बातें आ सकती थी। सर पर पट्टी बांधे लेट रही होगी, बिल्ले के बालों में से पिस्सू निकाल रही होगी, उस पाउडर से अपने बगलों के बाल उड़ा रही होगी जो इतनी बास मारता था कि खुशिया की नाक बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। पलक पर अकेली बैठी ताश फैलाए पेशेंस खेलने में मशगूल होगी। बस इतनी चीज़ें थीं जो उसके जहन में आती। घर में वो किसी को रखती नहीं थी, इसलिए इस बात का ख्याल ही नहीं आ सकता था। पर खुशिया ने तो ये सोचा ही नहीं था। वो तो काम से वहाँ गया था कि अचानक कांता, यानी कपड़े पहनने वाली कांता,
मतलब ये कि वो कांता जिसको हमेशा कपड़ों में देखा करता था, उसके सामने बिल्कुल नंगी खड़ी हो गई। अरे बिल्कुल नंगी ही समझो, क्योंकि ये एक छोटा सा तौलिया सब कुछ तो छुपा नहीं सकता। खुशिया को ये नज़ारा देखकर ऐसा महसूस हुआ था जैसे छिलका उसके हाथ में रह गया और केले का गूदा परस कर उसके सामने आ गिरा है। नहीं, उसे कुछ और ही महसूस हुआ था, जैसे जैसे वो खुद नंगा हो गया है। अगर बात यहाँ तक ख़त्म हो जाती तो कुछ भी ना होता। खुशियाँ अपनी हैरत तो किसी न किसी हेले से दूर कर देता, मगर यहाँ मुसीबत यह आ पड़ी थी कि उस लौंडिया ने मुस्कुरा कर कहा था, जब तुमने कहा खुशियाँ है तो मैंने सोचा अपना खुशियाँ ही तो है, आने दो। ये बात उसे खाए जा रही थी। साली मुस्कुरा रही थी, वो बार बार बड़बड़ाता। जिस तरह कांता नंगी थी उसी तरह उसकी मुस्कुराहट खुशिया को नंगी नजर आई थी। ये मुस्कुराहट ही नहीं, उसे कांता का जिस्म भी उस हद तक नजर आया था, गोया उस पर रंदा फेरा हुआ हो। उसे बार बार बचपन के वो दिन याद आ रहे थे जब पड़ोस की एक औरत उससे कहा करती थी, खुशिया बेटा जा दौड़ के जा, ये बाल्टी पानी से भर ला। जब वो बाल्टी भर के लाया करता था तो वो धोती से बनाए हुए पर्दे के पीछे से कहा करती थी, अंदर आके यहाँ मेरे पास रख दे, मैंने मुंह पर साबुन मला हुआ है, मुझे कुछ सुझाई नहीं देता। वो धोती का पर्दा हटाकर बाल्टी उसके पास रख दिया करता था। उस वक्त साबुन के झाग में लिपटी हुई नंगी औरत उसे नजर आया करती थी, मगर उसके दिल में किसी किस्म का हिजान पैदा नहीं होता था। भाई मैं उस वक्त बच्चा था, बिल्कुल भोला भाला। बच्चे और मर्द में बहुत फ़र्क होता है, बच्चों से कौन पर्दा करता है। मगर अब तो मैं पूरा मर्द हूँ, मेरी उम्र इस वक्त 28 बरस के करीब है, और 28 बरस के जवान आदमी के सामने तो कोई बूढ़ी औरत भी नंगी खड़ी नहीं होती। कांता ने उसे क्या समझा था? क्या उसमें वो तमाम बातें नहीं थी जो एक नौजवान मर्द में होती हैं? इसमें कोई शक नहीं कि वो कांता को यक ब यक नंग धड़ंग देखकर बहुत घबरा गया था, लेकिन चोर निगाहों से क्या उसने कांता की उन चीज़ों का जायज़ा नहीं लिया था जो रोज़ाना इस्तेमाल के बावजूद असली हालत पर कायम थी? और क्या ताज्जुब के मर्द होते हुए उसके दिमाग में यह ख्याल नहीं आया था कि 10 रुपये में कांता बिल्कुल महंगी नहीं, और दशहरे के रोज़ बैंक का वो मुंशी जो 2 रुपये की रियायत न मिलने पर वापस चला गया था बिल्कुल गधा था। और उनके सबके ऊपर क्या एक लम्हे के लिए उसके तमाम पुट्ठों में एक अजीब किस्म का खिंचाव पैदा नहीं हो गया था? उसने एक ऐसी अंगड़ाई नहीं लेना चाहिए थी जिससे उसकी हड्डियां तक चटकने लगे? फिर क्या वजह थी कि मैंगलोर की उस सांवली छोकरी ने उसको मर्द न समझा और सिर्फ खुशियाँ समझकर उसको अपना सब कुछ देखने दिया? उसने गुस्से में आकर पान की गाड़ी पीक थूक दी, जिसने फुटपाथ पर कई बेल बूटे बना दिए। पीक थूक कर वो उठा और ट्राम में बैठकर अपने घर चला गया। घर में उसने नहाकर नई धोती पहनी। जिस बिल्डिंग में रहता था उसकी एक दुकान में सलून था, उसके अंदर जाकर उसने आईने के सामने अपने बालों में कंघी की। फिर फौरन ही कुछ ख्याल आया तो कुर्सी पर बैठ गया और बड़ी संजीदगी से उस दाढ़ी मूंढने के लिए हजाम से कहा। आज चूँकि दूसरी मरतबा वो दाढ़ी मुंडवा रहा था, इसलिए हजाम ने कहा, अरे भाई खुशियाँ भूल गए, सुबह मैंने ही जो तुम्हारी दाढ़ी मूंढी थी। इस पर खुशियाँ ने बड़ी मतानत से दाढ़ी पर उल्टा हाथ फेरते हुए कहा, खूंटी अच्छी तरह नहीं निकली। अच्छी खूंटी निकलवा कर और चेहरे पर पाउडर मलवा कर वो सलून से बाहर निकला। सामने टैक्सियों का अड्डा था। बम्बई के मखसूस अंदाज में उसने छी करके एक टैक्सी ड्राइवर को अपनी तरफ मुतवज्जे किया और उंगली के इशारे से उसे टैक्सी लाने के लिए कहा। जब वो टैक्सी में बैठ गया तो ड्राइवर ने मुड़कर उससे पूछा, कहाँ जाना है साहब? इन 4 लफ्ज़ों ने और ख़ास तौर पर जब साहब ने खुशिया को बहुत मसरूर किया। मुस्कुराकर उसने बड़े दोस्ताना लहजे में जवाब दिया, बताएंगे, पहले तो पसेरा हाउस की तरफ चलो, लेमिंगटन रोड से होते हुए, समझे? ड्राइवर ने मीटर की लाल झंडी का सर नीचे की तरफ दबा दिया। टन टन हुई और टैक्सी ने लेमिंगटन रोड का रुख किया। लेमिंगटन रोड का जब आखिरी सिरा आ गया तो खुशिया ने ड्राइवर को हिदायत दी, बाएं तरफ मोड़ लो। टैक्सी बाएं हाथ मुड़ गई। अभी ड्राइवर ने गियर भी ना बदला था कि खुशिया ने कहा, यह सामने वाले खंबे के पास रोक लेना।
ड्राइवर ने ऐन खंबे के पास टैक्सी खड़ी करी। खुशिया दरवाज़ा खोलकर बाहर निकला और एक पान वाले की दुकान की तरफ बढ़ा। यहाँ से उसने एक पान लिया और उस आदमी से जो दुकान के पास खड़ा था चंद बातें की। उसे अपने साथ टैक्सी पर बिठाकर ड्राइवर से कहा, सीधे ले चलो। देर तक टैक्सी चलती रही। खुशिया ने जिधर इशारा किया था ड्राइवर ने उधर हैंडल फेर दिया। मुख्तलिफ पुररौनक बाज़ारों में से होते हुए टैक्सी एक नीम रोशन गली में दाखिल हुई जिसमें आमद और रफ्त कम थी। कुछ लोग सड़क पर बिस्तर जमाए लेटे थे। उनमें से कुछ बड़े इत्मीनान से चंपी करा रहे थे। जब टैक्सी उन चंपी कराने वालों के आगे निकल गई और एक काठ के बंगले नुमा मकान के पास पहुंची तो खुशिया ने ड्राइवर को ठहरने के लिए कहा, बस अब यहाँ रुक जाओ। टैक्सी ठहर गई तो खुशिया ने उस आदमी से जिसको वो पान वाले की दुकान से अपने साथ लाया था आहिस्ता से कहा, जाओ, मैं यहाँ इंतज़ार करता हूँ। वो आदमी बेवकूफ़ों की तरफ खुशिया की तरफ देखता हुआ टैक्सी से बाहर निकला और सामने वाले चोबी मकान में दाखिल हो गया। खुशिया जमकर टैक्सी के गद्दे पर बैठ गया। एक टांग दूसरी टांग पर रखकर उसने जेब से बीड़ी निकाल कर सुलगाई। एक दो कश लेकर बाहर सड़क पर फेंक दी। वो बहुत मुस्तरिब था, इसलिए उसे ऐसा लगा कि टैक्सी का इंजन बंद नहीं हुआ और उसके सीने में चूंकि फड़फड़ाहट हो रही थी, इसलिए वो समझा कि ड्राइवर ने बिल बढ़ाने की गर्ज से पेट्रोल छोड़ रखा है। चुनांचे उसने तेजी से कहा, यूँ बेकार इंजन चालू रखकर तुम कितने पैसे और बढ़ा लोगे? ड्राइवर ने मुड़कर खुशिया की तरफ देखा और कहा, सेठ तो इंजन बंद है। सेठ इंजन तो बंद है। जब खुशिया को अपनी गलती का एहसास हुआ तो उसका इज़्तिराब और भी बढ़ गया। उसने कुछ कहने के बजाय अपने होंठ चबाने शुरू कर दिए। फिर एकाएक ही सर पर वो किश्ती नुमा काली टोपी पहनकर जो अब तक उसके बगल में दबी हुई थी, उसने ड्राइवर का शाना हिलाया और कहा, देखो अभी एक छोकरी आएगी, जो ही अंदर दाखिल हो तो मोटर चला देना, समझे? घबराने की कोई बात नहीं, मामला ऐसा वैसा नहीं। इतने में सामने चोबी मकान से दो आदमी बाहर निकले। आगे आगे खुशिया का दोस्त था, उसके पीछे पीछे कांता जिसने शोख रंग की साड़ी पहन रखी थी। खुशिया झट से उस तरफ को सरक गया जिधर अंधेरा था। खुशिया के दोस्त ने टैक्सी का दरवाज़ा खोला और कांता को अंदर दाखिल करके दरवाज़ा बंद कर दिया। फौरन ही कांता की हैरत भरी आवाज़ सुनाई दी जो चीख से मिलती जुलती थी, खुशिया तुम? हाँ मैं, लेकिन तुम्हें रुपए मिल गए हैं ना? खुशिया की मोटी आवाज़ बुलंद हुई, देखो ड्राइवर, जू ले चलो। ड्राइवर ने सेल्फ दबाया। इंजन फड़फड़ाना शुरू हुआ। वो बात जो कांता ने कही सुनाई न दे सकी। टैक्सी एक धचके के साथ आगे बढ़ी और खुशिया के दोस्त को सड़क के बीच हैरतज़दा छोड़कर उस नीम रोशन गली में गायब हो गई। उसके बाद किसी ने खुशिया को मोटरों की दुकान के संगीन चबूतरे पर नहीं देखा। ये था आज का अफसाना खुशिया। कल फिर आऊँगा, एक और अफसाना सुनाऊँगा। आजकल तबीयत बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं रहती है, इसलिए पढ़ने में भी शायद गड़बड़ हो जाती है। माज़रत चाहता हूँ। चलिए फिलहाल इजाज़त दीजिए। आदाब, नमस्कार।